हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओपीडी के अपने गौरव ज्ञानधारा जो अपना चैनल है उसी का ही ये सेकंड सब चैनल है जिसका नाम है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। साथियों, जो पशु परिसर जो है उसकी 2 रिवीजन क्लासें अपन ने ले ली थी, लेकिन वो दोनों ही क्लासें अपन ने मैराथन में ली थी। आपने अगर देखी होगी तो पता होगा, जिसमें लगभग मैंने 4 या 5 चैप्टर तो वहां पे करवा दिए थे। कुछ चैप्टर जो है वो ड्यू है, वो अपन करवाएंगे। आज पढ़ेंगे अपन जंतुओं की विशेषताएं। टॉपिक दे रखा है आपका, ठीक है ना। जंतुओं की विशेषताएं जो एनसीईआरटी कक्षा 6 की जो बुक है, विज्ञान की बुक है, उसमें छठा पार्ट जो है ये दे रखा है। तो अगर नहीं पढ़ा हो, एनसीईआरटी की बुक हो आपके पास, तो छठी का जो विज्ञान की बुक है उसमें छठा पार्ट है सजीव या जंतुओं में जंतुओं की विशेषता है वो आवास, और अपने दोनों दे रखे हैं। विशेषताएं भी दे रखी है सिलेबस में और आवास भी दे रखा है। आवास मैंने करवा दिया था, आज अपन सिर्फ विशेषताओं से रिलेटेड पढ़ेंगे। उस बुक के तो लिए एनसीईआरटी कक्षा छठी विज्ञान, उसके अलावा भी कुछ ईवीएस के भी प्रश्न इसमें लिए हैं जो जंतुओं से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा जानवर झुंड में रहता है? ये ईवीएस के प्रश्न है। एनसीईआरटी जो कक्षा छठी के प्रश्न है वो आगे आएंगे 10-15 के बाद। और अब आपको रिवीजन अच्छा खासा करना है। सिलेबस अपन ने करवा लिया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने इससे बाहर नहीं जाएंगे, इससे आप निश्चिंत रहें, ठीक है। निम्न में से कौन सा जानवर झुंड में रहता है? बताइए। बाघ, शेर, हाथी और स्लॉथ। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों अपना हाथी। सी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, हाथी। इसके अलावा एक और है ऊंट। कौन सा है? ऊंट। तो ऊंट और हाथी दो ऐसे जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाथी। तो ये जो हाथी है ये 10 से 12 के रहते हैं बच्चे, सही ध्यान रखना। तो कितने के झुंड में रहते हैं? तो ये लगभग रहते हैं, देखिए 10 से 12 का इनका झुंड होता है, उसमें इनके बच्चे भी शामिल होते हैं। इतना बड़ा झुंड होता है जिसमें ये रहते हैं। कब तक रहते हैं? तो ये रहते हैं साथियों, ध्यान रखना, 14 से लेकर 15 वर्ष की आयु तक। 14 से 15 वर्ष तक ये झुंड में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये बड़े हो जाते हैं तो ये झुंड से अलग हो जाते हैं। जो बच्चे होते हैं तब तक उनके माँ बाप के साथ में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो 14-15 साल की एज के हो जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो कब तक रहते हैं? तो 14 से 15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं। झुंड में कितनी संख्या होती है? तो 10 से 12 होती है, जिसमें बच्चे जो होते हैं वो भी इनमें इंक्लूड रहते हैं। एक और अपन फैक्ट यहाँ पे याद रख सकते हैं कि हाथी जो है, हाथी 2 से 4 घंटे नींद लेता है। कितनी नींद लेता है? तो 2 से 4 घंटे नींद लेते हैं या लेता है, ठीक है। तो हाथी कितनी नींद लेता है? 2 से 4 घंटे। अगर एक डिजिट पूछे तो आपको 4 याद रखना है। कितना याद रखना है? 4 घंटे ये नींद लेता है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। चले नेक्स्ट पे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। देखिए, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितनी पत्तियां खा लेता है? एक वयस्क हाथी मतलब बड़ा, जो मैच्योर हाथी जो होता है, वो एक वयस्क हाथी एक दिन के अंदर कितनी पत्तियां खा लेता है? देखिए, 25 किलो, 50 किलो से ज्यादा, 75 किलो से ज्यादा, या 100 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 4 नंबर। 100 किलो जो पत्तियां हैं वो एक हाथी, वयस्क हाथी एक दिन में खा लेता है। इसका प्रिय जो भोजन होता है साथियों वो भी आप याद रख सकते हैं। प्रिय जो फल होता है या भोजन होता है, प्रिय जो फल होता है हाथी का, प्रिय फल होता है साथियों केला। क्या होता है? केला। हाथी का जो प्रिय भोजन होता है केला। ये ईवीएस के प्रश्न है, ध्यान रखना। और ईवीएस में जो चैप्टर है वो किसके नाम से है? वो है जंतुओं की विशेषताओं के नाम से। जंतुओं की विशेषता, इसलिए ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक होती है, उसी से ले लेते हैं। एनसीईआरटी का इसके बाद और लेंगे। तो 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खा लेता है एक वयस्क हाथी एक दिन में। और इसका प्रिय जो फल होता है साथियों वो होता है केला होता है, ठीक है। क्या होता है? केला। एक और अपन यहाँ पे याद रख सकते हैं, हाथी सर्वाधिक कहां पर मिलते हैं? हाथी सर्वाधिक मिलता है साथियों अफ्रीका में। कहां पर मिलते हैं? अफ्रीका में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं?
अफ्रीका के अंदर सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। एक चीज और अपने को ध्यान रखना है, सफेद हाथी, जो व्हाइट हाथी होते हैं, सफेद हाथी कहाँ पर मिलते हैं? सफेद हाथी मिलते हैं साथियों थाईलैंड में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? थाईलैंड में मिलते हैं। तो थाईलैंड के अंदर सफेद हाथी मिलते हैं और सर्वाधिक हाथी मिलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं, सफेद हाथी थाईलैंड में मिलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है? जो हाथी जो 10 से 12 का जो इनका झुंड होता है उसमें इनका जो लीडर होता है वो कौन होता है? देखिए, बुजुर्ग हाथी, बुजुर्ग हथीनी, वयस्क हाथी या जवान हथीनी। तो ये याद रखना, बुजुर्ग जो हथीनी जो होती है फीमेल, वो होती है इसमें झुंड, इसका नेता होती है। किसका? हाथियों के झुंड का नेता ये होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इनका जो लीडर जो होता है वो कौन होता है? बुजुर्ग हथीनी जो होती है वो इनका नेता होती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या फैक्ट याद रखना है? इसमें ये याद रखना है कि 3 माह के हाथी के 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है साथियों 200 किलो। कितना हो जाए? 200 केजी इसका वजन होती है। ये याद रखना। देखिए 3 माह जो हाथी का जो बच्चा होता है, मतलब हाथी मतलब यहाँ से हथीनी, ठीक है, तो हथीनी जो होती है उसका 3 माह का जो बच्चा होता है उसका वेट होता है लगभग 200 केजी होता है। और पृथ्वी तल जो है, संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो स्तनधारी जीव है वो हाथी है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इसका लीडर कौन होता है? तो बुजुर्ग हथीनी होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो लेना, ले सकते हो। ठीक है, ले लिया। भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? देखिए, सांप, सर्प, ठीक है, स्नेक्स, तो 2, 3, 4 या 8। तो वैसे तो भारत में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं। क्या है? एक पॉइंट करके लिख सकते हैं, भारत में अनेक प्रजाति के सर्प पाए जाते हैं। वैसे तो भारत में 4 ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य जो है, भारत में कितने प्रकार के सांप मुख्य तो पाए जाते हैं, तो 4 है जो इंपॉर्टेंट है, वही आपको याद रखनी है। ये 4 कौन कौन से, वो अपन लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है नाग। कौन सा है? नाग। दूसरा है करेत। कौन सा है? करेत। ये करेत जो सर्प होता है ब्लैक कलर का होता है। नाग तो आपने देखा होगा, इसका फन जो होता है वो बड़ा होता है, ब्लैक होता है। ये भी ब्लैक होता है, लेकिन ये नाग से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि पूरा ब्लैक सांप होता है ऐसे, और इसके बीच में इस प्रकार से यहाँ पर व्हाइट व्हाइट पट्टियां होती है। और ये सांप जो है काटने से इंसान की मृत्यु हो जाती है, बहुत ही ज्यादा ये जहरीला होता है करेत। और ये सोए हुए इंसानों को ज्यादा काटता है, और इसके डंक ऐसा होता है इंसान को पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे डंक, बिल्कुल छोटा सा ये डंक लगाता है, और सोते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे पीवड़ा भी बोलते हैं। राजस्थान में इसे ही पीवड़ा कहा जाता है। राजस्थान में क्या बोलते हैं? राजस्थान में इसे ही बोलते हैं पीवड़ा। ठीक है, ये भी याद रखना है। एक है अफाई। कौन सा है? अफाई। एक है दुबोइया। दुबोइया। तो ये 4 जो है सांप की किस्में हैं जो आपको याद, सॉरी नस्लें हैं जो आपको याद रखनी है। सांप के प्रकार होते हैं अलग अलग, वैसे बहुत सारी होती है, लेकिन ये याद रखने हैं। बहुत और भी बहुत सारी होती हैं। अजगर भी सांप की श्रेणी में आता है। ठीक है, दुमुहा भी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी किस्में होती है। वाइपर भी होता है। ठीक है, चले आगे। लेकिन आपको ये याद 4 रखना है, नाग, करेत, अफाई और दुबोइया। राजस्थान में इस करेत को पीवड़ा कहते हैं, ये याद रखना है। निम्न में से किस जानवर को पसीना नहीं आता है? हाथी। निम्न में से किस जानवर को पसीना नहीं आता है? यहाँ पे आ जाएगा हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी। एक ऊंट भी है। मैंने आपको पहले प्रश्न में वहां ऊंट लिखवाया था, शायद वो गलत है। ठीक है, वो हाथी रहेगा वहां पे। यहाँ पे ये रहेगा, निम्न में से किस जानवर को पसीना नहीं आता? हाथी और ऊंट, इन दोनों को पसीना नहीं आता। पसीना, हाथी की जो चमड़ी होती है वो बहुत ज्यादा सख्त होती है, इसकी वजह से नहीं आता। और ऊंट में पसीना नहीं आता, इसका कारण ये होता है कि ऊंट की हाइट लंबी होती है, पैर इसके लंबे होते हैं,
तो पैर से शरीर की दूरी जो है वो बहुत ज्यादा दूर होती है, मतलब इतने बड़े पैर होते हैं और शरीर का जो ऊपर वाला भाग होता है वो ऊपर होता है, तो इसीलिए उसके पैरों में जो उष्मा होती है वो जो शरीर तक नहीं पहुंच पाती, इसकी वजह से इसे पसीना नहीं आता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाथी भी याद रखना और ऊंट भी याद रखना, दोनों ही अपने को याद रखना है। ठीक है, हाथी का प्रिय फल कौन सा है, ये आपको याद रखना है। बता दिया मैंने, कभी बताया? केला। कौन सा है? केला। ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक हाथी अफ्रीका में पाए जाते हैं और सफेद हाथी जो है वो थाईलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्लॉथ जो है, ये स्लॉथ क्या होता है? ये स्लॉथ होता है एक भालू जैसा लगता है, भालू जैसा जानवर। भालू जैसा एक जानवर होता है जो पेड़ पे रहता है पूरे जीवन में। ये लगभग 4 से 6 जो पत्ते होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां ही खा पाता है। 4 से लेकर 6 जो पेड़ होते हैं उनकी पूरी पत्तियां मिलाकर ये पूरे जीवन भर में खा सकता है। पेड़ पे रहता है, भालू जैसा दिखने में होता है और इसकी जो आयु होती है वो लगभग 40 वर्ष होती है। कितनी होती है? 40 वर्ष इसकी आयु होती है, औसत आयु इसकी होती है। औसत आयु, तो स्लॉथ की औसत आयु पूछे तो याद रखना अपने को 40 वर्ष इसकी औसत आयु। गिलहरी से संबंधित प्रश्न अगर बनेगा तो यही बनेगा कि इसके जो दांत होते हैं, क्या होते हैं? इसके जो दांत होते हैं वो घिसते रहते हैं। क्यों घिसते हैं? तो खाने से। इसके दांत पैने होते हैं, तीखे होते हैं, लेकिन ये पेड़ों के ऊपर रहती है, उसकी छाल को ये खाती है, या कोई जो भी चीजें ये खाती है वो सख्त चीजें होती है उनको भी ये खा लेती है, जिसकी वजह से इसके दांत है वो धीरे धीरे घिसते जाते हैं और छोटे होते रहते हैं। तो ये एक विशेषता है जो गिलहरी से संबंधित है, आप याद रख सकते हैं। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया? चले, निम्न में से किसके दांत घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं? ये वही देखिए, गिलहरी। कौन सा है? गिलहरी। इसी से प्रश्न को बना हुआ है कि निम्न में से किसके दांत घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। तो जब ये खाती है और चीजों को कुतरती है तो इसके दांत जो है वो धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं। ये ध्यान रखना इससे संबंधित। स्लॉथ हो गया। वैसे बाघ से याद रखना कि बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्या है? राष्ट्रीय पशु है। और एक बात याद ये रखनी है कि ये जो है 3 किलोमीटर दूरी तक इसकी आवाज सुन सकते हैं। तो बाघ की जो आवाज होती है साथियों वो 3 किलोमीटर दूर तक भी हमें सुनाई दे सकती है। अपन अगर यहाँ से किसी ने बाघ में जोर से दहाड़ मारी है तो 3 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज जाती है। ये राष्ट्रीय पशु है, ये आपको पता है। चलो आगे, सांप किसके द्वारा जहर छोड़ता है? जीभ के द्वारा, फूंक मारकर, दांत या त्वचा? तो इसका आंसर है साथियों दांत से। क्या हो जाएगा? दांत से। दांत से ये जहर छोड़ता है। इसमें क्या होता है? 2 दांत खोखले होते हैं। कैसे होते हैं? खोखले। जिसमें जहर रहता है और जब कोई इंसान या कोई भी जानवर आता है इसके तो ये अपनी सेफ्टी के लिए क्या करता है? डंक मारता है। ये दोनों जो दांत है ये आगे वाले होते हैं। कौन से होते हैं? आगे वाले। ये आगे वाले जो दोनों दांत होते हैं खोखले होते हैं, जिसमें जहर होता है, डंक मारता है, जहर जो है वो वहां से छोड़कर उसके इंसान के शरीर के अंदर जो है छोड़ देता है। तो दांत जो होते हैं, 2 दांत होते हैं आगे वाले खोखले होते हैं, इसमें जहर होता है जो है, इसमें ये डंक मार के उसमें जहर को जो है इंसान में या किसी जानवर में सेफ्टी के लिए छोड़ता है। जानबूझ के थोड़ी काटते हैं सांप, ये अपने को सेफ्टी के लिए, ये समझ रहा है कि वो मुझे मार देगा, वो समझता है मुझे, तो इसीलिए खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं? ये डंक मारते हैं। तो दोनों दांत। और इसके बचाव क्या होता है? जहर जो सांप ने काट लिया तो बचाव क्या होगा? बचाव होता है साथियों इसका एंटीडोट। इसका जो एंटीडोट होता है वो इसका बचाव होता है, एंटी सिरप बोल सकते हैं। जो भी सांप काटा उसकी जो एंटी सीरम होती है, वैक्सीन लगती है, ठीक है, और एंटीडोट लगाना पड़ता है, तब जाकर जो इंसान की जान बच पाती है, वो भी बिल्कुल सही समय पर हॉस्पिटल जाने पर। चले आगे,
स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं एक बार इसका। किसके दांत नुकीले होते हैं परंतु वो भोजन को चबाता नहीं है परंतु निगलता है। देखिए गिलहरी, सांप, स्लॉथ या सियार। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सांप। देखिए गिलहरी में तो क्या था, दांत, इसमें तो क्या था, दांत नुकीले इसके भी थे, लेकिन वो दांत क्या होता है, घिस जाते हैं। क्या होता था, घिस जाते हैं। किसके दांत नुकीले होते हैं लेकिन खाना खाने और चबाने से वो घिस जाते हैं तो हो जाएगा गिलहरी। लेकिन यहाँ पे पूछा कि भोजन को चबाता नहीं अपितु निगल जाता है, तो वो हो जाएगा साथियों सांप। भोजन को ये चबाता नहीं है, दांत होते हैं लेकिन सीधे के सीधे उसे निगल लेता है। एक इसमें ध्यान रखना कि सांप के कान नहीं होते, कान नहीं होते। कान से यहाँ मतलब है कि कान मतलब अपने जैसे कान दिख रहे हैं वैसे कान इसके दिखाई नहीं देते, मतलब छेद होते हैं। क्या होता है, छेद होते हैं, छिद्र हो सकते हैं, छिद्र होता है। ठीक है, कान अपनी तरह जो होते हैं या दूसरे जो गाय भैंस में कान दिखाई देते हैं उस तरह इनके कान दिखाई नहीं देते, छेद होता है जिससे ये। और सुनते किससे है, तो ये जो सुनने का कार्य, सुनने का कार्य ये कंपन से करता है। किससे करते हैं, कंपन से। जब भी कुछ वस्तु जैसे अपन चल रहे हैं तो अपने पैरों की जो खटखट होती है, जो कंपन होती है, पृथ्वी पे जो कंपन होता है उस कंपन से ही ये सुनने का काम करते हैं। तो इनके कान नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सांप में कान नहीं होते, छेद होता है, लेकिन सुनने का कार्य ये पृथ्वी में जो कंपन होता है उस कंपन से ये सुनने का कार्य करते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर 18 घंटे तक सोता है, स्लॉथ, शेर, बाघ और याक। इसका आंसर हो जाएगा साथियों स्लॉथ। क्या हो जाएगा, स्लॉथ। ये भालू जैसा जानवर, ये मैंने बता दिया आपको, सब कुछ बता दिया इसके बारे में। भालू जैसा जानवर, ये आलसी प्रवृत्ति का होता है थोड़ा सा, आलसी प्रवृत्ति। ठीक है, 18 घंटे तक सोता है, पेड़ की पत्तियां खाता है और पूरे जीवन भर में ये 4 से 6 जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां ही खा पाता है। औसत आयु भी यहाँ पे लिख सकते हैं। औसत आयु कितनी होती है इसकी, औसत आयु, तो इसकी जो औसत आयु जो है साथियों वो होती है 40 वर्ष। कितनी होती है, 40 वर्ष इसकी औसत आयु। एक जानवर और है जो 18 घंटे सोता है, तो वो भी याद रखना है आपको, अजगर। कौन सा है, अजगर। अजगर जो सांप होता है ये भी 18 घंटे तक नींद लेता है। तो ये दोनों ही याद रखना, ठीक है। स्लॉथ 18 घंटे नींद लेता है। इसके अलावा सांप की एक प्रजाति जो होती है, जो अजगर होती है, ये भी 18 घंटे तक नींद लेती है। अजगर में जहर नहीं होता है, ये आपको भी पता है, ये सीधा निगलता है और फिर पेड़ के चारों तरफ लपेट कर उसको जो है, जिस जीव को निगलता है उसको तोड़ करके ये पाचाता है। ठीक है, चले आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका आपने। कौन सा जानवर अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नापता है, मूंछों के कंपन से। देखिए कंपन से पता कौन करता है, तो सांप करता है। कंपन से पता सांप, लेकिन मूंछों के कंपन से कौन, तो बाघ, स्लॉथ, भालू या हाथी। तो ये ध्यान रखना, बाघ। कौन है, बाघ। ये अपनी मूंछों के यहाँ पे इसके छोटे छोटे बाल होते हैं चारों तरफ, उससे कंपन से ये नाप लेता है कि शिकार जो है वो आने वाला। और यूरिन से दूसरे बाघ का पता लग जाता है। कोई समझ लो ये जा रहा है रास्ते में और वहां से किसी ने यूरिन पास कर दिया, ठीक है, तो उसको सूंघ कर इसे पता चल जाएगा कि ये बाघ का है और उसका ये पता चल जाएगा इसको कि वो कहाँ, किस दिशा में गया है, कौन सी साइड में वो गया है। तो एक बाघ दूसरे बाघ के यूरिन से भी उनकी दिशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा मूंछों के कंपन से, और ये अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी सहायक है। अंधेरे में रास्ता ढूंढने में सहायक कौन, इसके जो मूंछों के बाल होते हैं उनसे कंपन होता है। रास्ता कैसे ढूंढता है, तो जब हवा चलती है तो हवा से इनको पता चलता है कि कौन सी दिशा में जाना। तो अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी ये इनकी मदद करता है। इसके अलावा एक विशेषता और याद रख सकते हैं आप,
अंधेरे में इन्हें मनुष्य से 6 गुना ज्यादा दिखता है। ये याद रखना है। तो कौन सा जानवर है जो अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना ज्यादा देख सकता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा साथियों अपना बाघ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, वरना फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन काल में केवल 4 से लेकर 6 पेड़ों की पत्तियां ही खा पाता है? ये मैंने बता दिया, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये था स्लॉथ। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है ये भी मैंने बता दिया है। जीवन काल कितना होता है साथियों? इसका जीवन काल होता है साथियों 40 वर्ष। कितना होता है? 40 वर्ष का होता है। पेड़ पर रहता है, आलसी प्रवृत्ति का होता है, भालू जैसा ये दिखने में होता है। ठीक है, चले आगे। बच्चे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो बच्चे देने वाले जो जीव होते हैं ये कहलाते हैं साथियों जरायुज। क्या कहलाते हैं? जरायुज। और अंडे देने वाले जीव अंडज। अंडे देने वाले जीव, अंडे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अंडज। अंडे देने वाले कौन कौन से हो सकते हैं? मेंढक हो सकता है, मेंढक, चिपकली। ठीक है, ये सारे होते हैं। मुर्गी। ठीक है, ये होते हैं। और जरायुज में कौन होता है? मनुष्य होता है, गाय भैंस सारे इसमें होता है। गाय भैंस, जानवर एक्सेट्रा इत्यादि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं और अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता? तो बाघ जो गुर्राता है उसका साथियों 3 किलोमीटर है। ये मैंने बता दिया आपको। 3 किलोमीटर दूर तक इसका जो है गुर्राना सुन सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी बाघ ने दहाड़ मारी है तो अपन 3 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुन सकते हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट बात है जो क्या याद रखनी है? ये याद रखनी है, बाघ, ये मैंने वैसे बता दिया, बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना ज्यादा देखने की क्षमता रखता है। ये याद रखना। तो बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना ज्यादा देखने की क्षमता रखता है। राइटिंग में समझ में तो आ रहा है ना? ठीक ही है, वैसे मेरे हिसाब से तो पहले से तो बेटर ही है। कर दिया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चले आगे। किस पशु के आगे के दांत छोटे और पीछे के बड़े व चपटे होते हैं? किस पशु के आगे के दांत छोटे, पीछे के दांत बड़े व चपटे होते हैं? तो वो गाय। क्या हो जाएगा साथियों? गाय। ये जुगाली करने में इसकी मदद करते हैं। क्या होता है? जुगाली में सहायक। ठीक है, जुगाली में ये सहायक होते हैं। दांत कैसे हो? छोटे और पीछे के दांत बड़े होते हैं। गाय और भैंस में भी वैसे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है इसमें गाय। जुगाली में सहायक होती है। और पशु, ये गाय जो जुगाली कब करती है तो ये ध्यान रखना, खाना खाते समय व बैठे समय। जुगाली करती। तो गाय जुगाली सिर्फ घास को खाते समय नहीं, खाना खाते समय, यहाँ पे ध्यान रखना, चारा खाते समय। ठीक है, तो जब ये चारा खा रही है उस समय तो जुगाली करती है, लेकिन जब फ्री बैठी होती है तो क्या होता है? इनका आमाशय जो होता है वो 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, 4 भागों में आमाशय बटा होता है। रोमेन, ठीक है, उस तरह सबसे बड़ा भाग रोमेन होता है। तो रोमेन में क्या होता है? इसका जो चारा होता है वो एकत्रित होता है, और जब फ्री बैठी रहती है तो वहां से ये आमाशय से वापस बाहर लाता है चारे के छोटे छोटे कण, और फिर वो मुंह में आते हैं और फिर वो वापस जुगाली करती है। तो ध्यान रखना है कि ये जुगाली घास खाते समय तो करती है, लेकिन चुपचाप बैठी होती है उस समय भी ये जुगाली करती है। तो इसके ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये विशेषता क्या है?
इसके आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत बड़े और चपटे होते हैं। ध्यान रखना। गाय। किस जंतु के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं? भेड़, बकरी, बिल्ली या सरीसृप? तो इसका आंसर साथ बिल्ली। क्या हो जाएगा? बिल्ली। ये ध्यान रखना कि बिल्ली के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं, मतलब तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? साफ दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि साफ नहीं है। साफ है? यही है, बिल्ली में और कोई नहीं है। देखिए बिल्ली 12 घंटे तक ये नींद लेती है। कितने घंटे तक नींद लेती है? 12 घंटे तक नींद लेती है। तो बिल्ली कितने समय तक सोती है साथियों? तो ध्यान रखना 12 घंटे तक इसके सोने का समय है। इसके दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, मांस को फाड़ने में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, चले आगे। पैंथर जो होता है वो भी बिल्ली का ही एक भाग होता है। सबसे बड़ी बिल्ली कहा जाता है उसे पैंथर को, तो वो भी आप ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा जीव अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए बाघ, गिलहरी, मेंढक और रेशम कीट। इसका आंसर है रेशम कीट। क्या होगा? रेशम कीट। रेशम कीट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेशम उत्पादन हेतु। रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन हेतु। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? तो ये भी याद रखना है, सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है साथियों? तो रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। ये प्रश्न किस में बन सकता है? ये बनेगा अपना पशु कृषि। पशु कृषि दे रखा है अपने टॉपिक में, तो उसमें भी ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। रेशम कीट जो होता है उसमें अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ये पहचान लेता है, और रेशम उत्पादन हेतु रेशम कीट को पाला जाता है। और रेशम कीट पालन जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ही साथियों सेरीकल्चर कहा जाता है। किन जंतुओं के कान होते पर दिखाई नहीं देते? भालू, स्लॉथ, याक, गैंडा, भेड़, बकरी, मेंढक और मगरमच्छ। तो इसका आंसर है साथियों डी, मेंढक और मगरमच्छ। कान नहीं होते पर, कान होते हैं पर दिखाई नहीं देते, मतलब कान किसमें रूपांतरित? छेद होता है। क्या होता है इसमें? छेद होता है, कान दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और उससे ही ये सुनते हैं। क्या होता है? जिस तरह अपन सरीसृप में देखा था, सांप में, सांप में भी यही था कि कान नहीं होते, छेद होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कंपन जो होता है उससे ये सुनते हैं। वैसे कि वैसे आपने देखा होगा मगरमच्छ और मेंढक को, इनके कान जो है इंसानों की तरह या दूसरे जो गाय, भैंस, जो स्तनधारी जीव है उनकी तरह दिखाई नहीं देते, लेकिन सुनते तो है। ये कान जो है वो छेद के रूप में इसमें रूपांतरित होते हैं। इसमें ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, इसके अलावा भी इसमें पक्षी ले सकते हैं, पक्षियों में भी नहीं होते हैं। ठीक है, सांप भी इसमें ही होता है। ठीक है, तो ये देखिए मेंढक, मगरमच्छ, पक्षी, ये सारे जो याद रखने हैं कि इसमें जो है वो नहीं होते हैं, क्या कान इनमें नहीं पाए जाते। ये आपको ध्यान रखना है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मेंढक, मगरमच्छ, पक्षी, सांप, ये सब क्या देते हैं? ये सब अंडे देते हैं। किससे देते हैं? अंडे। तो ज्यादातर जो अंडज जो होते हैं, क्या होते हैं? अंडज जो प्राणी होते हैं उसमें कान नहीं होते ज्यादातर में। जो अंडे देने वाले होते हैं उसमें जो अंडे देने वाले जो जीव होते हैं जिसे अंडज कहा जाता है उसमें कान नहीं होते। मेंढक, मगरमच्छ ले लीजिए, सांप ले लीजिए, पक्षी ले लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। और एक विशेषता और होती है कि इनमें बाल भी नहीं होते। आपको इसके शरीर में देख लीजिए, किसी के भी इसमें शरीर में ऊपर अपने को बाल दिखाई नहीं देते। छोटे छोटे रोम हो सकते हैं लेकिन बाल, लंबे लंबे बाल इनमें नहीं पाए जाते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, मछली भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें बाल भी नहीं होते हैं। अंडज जो होता है इसमें बाल भी शरीर पर नहीं होते हैं, बाल नहीं होते हैं। और इसका विपरीत कर दो तो जरायुज हो जाएगा। जरायुज में क्या होगा? जरायुज में क्या हो जाएगा? बाल भी होते हैं। जैसे इंसान देखिए जो बच्चे देते हैं सीधा, अंडे मतलब अंडे देने वाले, और जरायुज मतलब जो सीधा बच्चे को जन्म देता है, अंडा नहीं देते। जैसे स्तनधारी जीव ज्यादातर हो गए उसमें, जैसे मनुष्य हो गए, गाय भैंस हो गई, तो उसमें शरीर के ऊपर बाल भी आपको दिखाई देंगे, इसमें बाल नहीं होते। ठीक है, और दूसरी विशेषता, इनमें कान नहीं होते, जबकि अपने सब में स्तन ज्यादातर जो जरायु जो उनमें कान होते हैं। ये मोटे रूप से विशेषता है जो आपको याद रखनी है। गाय कितने घंटे तक नींद लेती है? 4 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे या 18 घंटे? तो गाय जो है साथियों वो ध्यान रखना 4 घंटे तक ये नींद लेती है।
4 घंटे तक। और कौन नींद लेता है? तो ये लेता है साथियों हाथी। हाथी जो है वो भी 4 घंटे तक नींद लेता है। 2 घंटे नींद कौन लेता है? तो जिराफ जो होता है साथियों, जिराफ, जिराफ जो है वो साथियों 2 घंटे तक नींद लेता है। ठीक है, ये आपको याद रखें। 18 घंटे तक कौन नींद लेता है? स्लॉथ। स्लॉथ जो होता है वो 18 घंटे तक नींद लेता है। स्लॉथ के अलावा अजगर, अजगर जो होता है साथियों ये भी साथियों 18 घंटे नींद लेता है, ध्यान रखना। और 8 घंटे कौन नींद लेता है? तो शेर, शेर जो होता है साथियों वो 8 घंटे तक नींद लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 घंटे तक नींद लेती है बिल्ली, बिल्ली जो होती है वो 12 घंटे तक नींद लेती है बिल्ली। तो ये सब आपको याद रखना है। गाय का इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है, 4 घंटे तक ये नींद लेती है। ठीक है, अंडे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? देखिए, जीव जो बच्चे को जन्म देता है वो जरायुज हो गया, तो अंडे देने वाला क्या हो जाएगा? अंडज। क्या हो जाएगा? अंडज। एग्जाम्पल लिख सकते हो अपन यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट में क्या आएगा? मुर्गी। ठीक है, सरीसृप वगैरह इसमें, सांप भी अंडे देते हैं, मेंढक आ जाएगा इसमें। ठीक है, चिपकली आ जाएगी इसमें, पक्षी आ जाएंगे इसमें, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये सब अपने को याद रखने हैं। जो सीधे जीवों को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते, वो जरायुज हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी जाति के लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि सांप ने काटा है? बंजारा, रेबारी, रेबारी नहीं है ये, रेबारी है। ठीक है, कालबेलिया और गरासिया। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा साथियों कालबेलिया जाति के जो लोग हैं ये देखने मात्र से पता लगा देते हैं कि इसको सांप ने काटा है। ठीक है, कालबेलिया जाति ज्यादातर राजस्थान में भी पाई जाती है, एमपी में भी पाई जाती है, और यूपी के अंदर भी पाई जाती है। आधुनिक विश्व में जो चरवाहे हैं उसमें भी अपन इसके बारे में पढ़ा था, बंजारे पढ़ा था, उससे रिलेटेड ये भी है। तो ये याद रखना। ये क्या करता है? बेटी की शादी में, बेटी की शादी में, बेटी की शादी में सांप को उपहार में देते हैं। ठीक है, और सांप को आपने देखा होगा लकड़ी की एक बास्केट होती है उसके अंदर रखते हैं, और सांप को ये नचवाते भी है गली गली मोहल्ले में, नुक्कड़ में आपने देखा होगा, बीन बजाते रहते हैं और सांप जो है वो नाचते हैं। सांप को, सांप नृत्य सांप नृत्य हेतु प्रसिद्ध। तो सांप नृत्य हेतु प्रसिद्ध जनजाति पूछे, जाति पूछे तो कालबेलिया। बेटियों की शादी में कौन सी जाति जो है सांप को उपहार में देती है? तो भी कालबेलिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सपेरा भी बोलते हैं वैसे कहीं कहीं पे इनको, कालबेलिया ने का सपेरा भी दे देते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाता है। यहाँ से जो प्रश्न है साथियों ये एनसीईआरटी से, क्लास 6, क्लास 6 का साइंस का जो साइंस की जो बुक है उसमें कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है 6। ठीक है, नाम है सजीवों की विशेषता, सजीवों की विशेषता व आवास। और ये दोनों ही चैप्टर विशेषता और आवास अपने पशु परिसर के अंदर बी पार्ट में दे रखा है। ठीक है, और ये अपन ने अच्छे से करवा लिया, आपने नहीं देखी हो तो मैराथन जो है उसमें देख सकते हैं। और ये अपन अब पढ़ रहे हैं, ये इससे पहले जो प्रश्न थे वो भी ईवीएस से ही ले रखे, अच्छी बुक है। ठीक है, और ये सारे के सारे एनसीईआरटी क्लास 6 में बुक से ले रखे, जो एज इट इज आप देख लेना, ये छठा चैप्टर ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं एक बार। कक्षा छठी की ये बुक है और इसी से अपना प्रश्न बनेगा। लगभग 2 प्रश्न इसमें से आपको मिलेंगे। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाता है साथियों उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपन। अनुकूलन भी याद रखना है। किसी
परिस्थिति में रहने पर धीरे धीरे उस वातावरण के अनुरूप शरीर का ढलना अनुकूलन कहलाता। तो अपना शरीर होता है, जैसे कोई ऐसा है जो ज्यादा तापमान में रह रहा है 40 डिग्री 42 डिग्री, वो अगर सर्दी में गया तो कुछ समय तक उसको जो है वहां पर अजीब रहेगा, बीमार भी होगा, सर्दी जुकाम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे वो वहां के अनुकूल हो जाएगा। उसी को बोलते हैं साथियों अनुकूल। और अनुकूल नहीं हुआ, साइड इफेक्ट हुआ, उसकी मृत्यु होगी, तो उसको बोलते हैं साथियों फिर प्रतिकूल। क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा प्रतिकूल में, या तो उसकी जानवर की, इंसान की, जीव की मृत्यु हो जाएगी, या फिर उसको वापस जो है दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर जो कृत्रिम रूप से उसको इस वैसा ही वातावरण वहां पर भी देना पड़ेगा, कृत्रिम वातावरण, तो ही वो जीवित रह पाएगा। चलिए आगे। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव के दो लक्षण परिलक्षित होते हैं। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, मैंने नहीं बनाया, ये अपनी चट्टी की बुक में दे रखे हैं ऐसा कैसा, ठीक है, उसमें से ही बने। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव के दो लक्षण परिलक्षित है, तो निर्जीव है लेकिन सजीव के लक्षण है तो निर्जीव ही है। मशीन, मृदा, चट्टान है ये, ठीक है, ये क्या है? चट्टान और भवन। तो इसका आंसर साथियों मशीन। मशीन भी क्या करती है? गति करती है। गति मतलब अपने आप तो नहीं करती, या तो कोई मशीन स्टार्ट करने के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी, स्विच ऑन करेंगे, बिजली होगी तो वो चलेगी, या फिर उसमें कोई बैटरी लगी होगी, या हो सकता है कि उसमें कोई पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़े, होती वो निर्जीव है लेकिन उसके द्वारा वो गति करती है, तो मतलब निर्जीव है लेकिन मनुष्य की तरह उसमें दो, सजीव की तरह उसमें दो विशेषताएं होती है, तो गति करती है। प्लस ऊर्जा का उसमें भी व्यय होता है। क्या होता है? ऊर्जा का व्यय होता है। क्या होता है? ऊर्जा का व्यय होता है, खपत होती है, तो ये ध्यान रखना है, ऊर्जा का व्यय या खपत होती है, और उसके अलावा ये भी जो है इंसानों की तरह गति करती है, सजीवों की तरह सॉरी गति करती है, तो ये मशीन इसमें ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश थी? कौन सी निर्जीव वस्तु है जो किसी समय, अब तो वो क्या हो गई? निर्जीव, लेकिन किसी समय मतलब पास्ट में, भूतकाल में वो जो है सजीव थी। मृदा, नमक, रबड़ या बिजली का बल्ब? तो साथियों रबड़। अब तो ये रबड़ है, रबड़ अलग हो गया, रबड़ है अपने पास, निर्जीव है, लेकिन किसी समय जो है रबड़ किससे मिलता है? पेड़ों से मिलता है। तो पेड़ किस में आते हैं? सजीव में। तो ये पेड़ का हिस्सा था, तो पेड़ सजीव होता है। पेड़ क्या होता है? सजीव होता है। तो ये पहले सजीव थी जब पेड़ के ऊपर था, जो जैसे इसको अलग कर दिया ये निर्जीव हो सकते हैं। और भी इसके उदाहरण ले सकते हैं, इसके अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण, तो इसके अन्य उदाहरण में अपन क्या क्या ले सकते हैं? इसके अन्य उदाहरण में खाद्य तेल ले सकते हैं। खाद्य तेल मतलब सरसों का तेल जो है, मूंगफली, सोयाबीन का जो तेल होता है वो सारे, सरसों खड़ी है, फसल होती है, सजीव मानते हैं, तेल हो गया तो वो फिर क्या हो जाएगा? निर्जीव में हो जाएगा। इसके अलावा और ले सकते हैं, चमड़ा ले सकते हैं। पशु के चमड़े के अपन जो लेदर जैकेट पहनते हैं वो निर्जीव होता है, लेकिन जब चमड़ा पशु के लगा हुआ तो पशु जीवित था, तो वो क्या था? सजीव था। कोई दांतों, पशुओं के, जंतुओं के जो दांत हैं, जीवों के दांत, ठीक है, मक्खन भी ले सकते हैं, मक्खन, घी, दूध, सारे मक्खन भी बनता है तो पशुओं से ही प्राप्त होता है। तो ये सब ऐसा कैसे कक्षा छठी में दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको वहां पे मिलेंगे ये प्रश्न, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। चले आगे, चले दिख रहा है आपको तो नहीं दिख रहा है? निम्न में से कौन से सजीव के लक्षण है? निम्न में से कौन से सजीव के लक्षण है? भोजन करते हैं सजीव, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उपयुक्त सभी? बिल्कुल है, उपयुक्त सभी, सारे के सारे सजीव के भोजन करते हैं, जिसे अपन बोल सकते हैं उपापचय, उपापचय क्रिया बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं सजीव? ये तो विशेषता है, अगर और भी पूछ ले तो गति करते हैं, गति करना, और एक महत्वपूर्ण विशेषता और है प्रजनन, संतान उत्पत्ति करना, ठीक है ना, प्रजनन, संतान उत्पत्ति, जो सजीव कर सकते हैं, निर्जीव नहीं सकते, नहीं करते हैं।
और बढ़ना शरीर का बढ़ना, शरीर बढ़ता है, छोटा होता है पहले, शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन निर्जीव वस्तुएं बड़ी नहीं होती। जैसे ये बोतल है तो ये इतनी ही रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं जो सजीवों में पाई जाती हैं। जीवित प्राणी के संगठन की मूल इकाई होती है, संगठन की मूल इकाई कौन सी इकाई, मूल जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, बताइए साथियों। इसमें जो मूल इकाई जो होती है साथियों वो होती है, मूल इकाई अस्थि प्रजनन कोशिका या श्वसन। तो मूल इकाई होती है साथियों कोशिका। जीव की उत्पत्ति इससे ही होती है, क्या होती है, जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। जीव की उत्पत्ति किससे होती है, जीव की उत्पत्ति साथियों कोशिका से होती है। जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। जीव की उत्पत्ति किससे होती है, कोशिका से होती है। तो अब ये कोशिका आ गया तो अपने ध्यान में आना चाहिए, कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका साथियों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या क्या हो सकते हैं, अमीबा हो सकता है, ईस्ट होता है, पैरामीशिया होता है, पैरामीशिया, और सूक्ष्म जीव क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव। इंपोर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना, ये बुक में दे रखे, छठे की बुक में। इसको कैसे याद रखना है, इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं अपन। अमीबा ईस्ट के पैर सूक्ष्म। अमीबा ईस्ट हो गया मतलब एक कोशिकीय जीव, अमीबा ईस्ट के साइलेंट रहेगा, पैर सूक्ष्म, पैर से हो जाएगा पैरामीशिया, पैर से पैरामीशिया हो जाएगा पैर से, और सूक्ष्म हो जाएगा साथियों सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म से क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। एक तो हो गया ये, दूसरा होता है साथियों इसी में क्या होता है, दूसरा बहुकोशिकीय। क्या होता है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव, जिसमें एक से ज्यादा कोशिका पाई जाती है। उदाहरण क्या क्या हो जाएगा इसमें, इसमें उदाहरण हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा साथियों, पेड़ पौधे भी इसमें आते हैं। ठीक है, गाय भैंस सारे इसमें आते हैं, जानवर, मनुष्य, पेड़ पौधे, गाय भैंस सारे जानवर इसमें आते हैं, और दूसरे भी जितने भी होते हैं स्तनधारी। ठीक है, उभयचर जो होते हैं, जो पानी और स्थल दोनों में रहते हैं, उभयचर, वो भी सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, मछली आ जाएगा इसमें, मुर्गी आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चले आगे, चले। निम्न में से जटिल प्राणी का उदाहरण है स्तनधारी, बैक्टीरिया, विषाणु और कवक। तो जटिल जो प्राणी है साथियों उसका इसमें आंसर हो जाएगा, इसमें स्तनधारी। क्या हो जाएगा, स्तनधारी जो है वो जटिल प्राणी का उदाहरण है। तो अगर इसमें मैं पूछूं कि सरल प्राणी का उदाहरण कौन सा है, सरल प्राणी, इसी में से आंसर बताना है। सरल प्राणी, सरल प्राणी का उदाहरण है, ये छठी क्लास में दे रखे हैं। तो सरल प्राणी इसी में से साथियों बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया। तो सरल प्राणी पूछे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं जीवाणु। क्या हो जाएगा, जीवाणु। ठीक है, और जटिल प्राणी पूछे तो स्तनधारी। ठीक है, चले आगे। कुछ जीव ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस श्वसन क्रिया में अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस अंदर लेते हैं, मतलब सांस के अंदर, छोड़ने का नहीं बोल रहा हूं मैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, केवल O2, अन्य गैस नहीं लेते हैं, वह नहीं है, नहीं लेते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, केवल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। दिमाग में ये आ रहा है कि केवल ऑक्सीजन नहीं लेते, दूसरी गैस नहीं लेते। लेकिन ध्यान रखना, कुछ जो जीव होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ साथ एक अन्य गैस भी श्वसन क्रिया में अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं। तो वो होती है साथियों इसमें नाइट्रोजन। कौन सी गैस है,
नाइट्रोजन गैस है। और छोड़ते कौन सी है, तो ये गैस जो है वो श्वसन क्रिया में छोड़ते हैं। तो अंदर तो लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं मोटे रूप से, लेकिन इसके साथ में कभी कभी नाइट्रोजन का भी कुछ भाग चला जाता है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए श्वसन आ गया, वैसे श्वसन पढ़ा रखा है फिर भी बता देता हूँ। श्वसन क्रिया के 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। एक है उच्च वसन, दूसरा है नीच वसन, और तीसरा है विश्राम। इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन और कभी कभी नाइट्रोजन भी लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन N2 को अंदर लेना। वैसे आपको पूछे कि श्वसन क्रिया में मनुष्य या जीव जंतु कौन सी गैस लेते हैं, तो O2 ही रहेगा आंसर, O2 ऑक्सीजन ही रहेगा। लेकिन अगर इस प्रकार से लैंग्वेज के साथ प्रश्न पूछे कि ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस लेते हैं, तो ध्यान रखना है नाइट्रोजन, ठीक है। ये इसका मतलब ये मत मानना कि नाइट्रोजन भी लेते हैं, ठीक है। और निःश्वसन में मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, वो बोला कहा जाता है निःश्वसन। और विश्राम मतलब ना कोई श्वसन क्रिया कर रहे और चुपचाप ऐसे बैठे हैं, तो उसको बोलते हैं साथियों विश्राम की अवस्था। लेकिन मनुष्य जो है वो विश्राम की अवस्था में भी श्वसन क्रिया करता है। एक अच्छा प्रश्न है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, छठी की बुक में ही है शायद। विश्राम की अवस्था में मनुष्य की श्वसन दर होती है। ऑप्शन ए 9 से 12, ऑप्शन ब 15 से 18, ऑप्शन स 19 से 21, ऑप्शन द 21 से 25। और ये इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट साथियों ये प्रश्न रहेगा, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। चले आगे, इसका प्रश्न आपको बताना है, आंसर इसका बताना है, ठीक है। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की कौन सी विशेषता उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जो पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उनकी कौन सी विशेषता जो उनके अस्तित्व के लिए, लैंग्वेज पढ़नी है आपको, अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। श्वसन, उपापचय, वृद्धि, प्रजनन। वैसे लग रहा है कि ये सभी जो चीजें हैं वो मनुष्य के लिए जरूरी है, लेकिन ये किसके लिए जरूरी है, ये जीवित रहने के लिए जरूरी है। लेकिन अस्तित्व को अगर आपको बनाए रखना है तो उसके लिए जरूरी है साथियों प्रजनन। अस्तित्व का मतलब क्या होता है, वंश वृद्धि करना, वंश वृद्धि। अगर प्रजनन नहीं होगा तो वंश वृद्धि नहीं होगा तो इंसान अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगा। अगर मनुष्य या जीव जंतु जो है संतान उत्पत्ति करना बंद कर दे तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में सब कुछ जो है विलुप्त हो जाएगा। तो प्रजनन इसका आंसर साथियों होगा, ये आपको सही यहाँ पर याद रखना है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना, ठीक है। प्रजनन वैसे 2 प्रकार का होता है, जनन या प्रजनन बोलते हैं। सबसे पहला टॉपिक यही दे रखा, अच्छे से करवाया था। जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, कौन सा है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। और दूसरा था साथियों अलैंगिक जनन, कौन सा था, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जब नर और मादा आपस में संतानों उत्पत्ति करते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, और जब नर और मादा में से किसी एक की उपस्थिति में ही संतान उत्पत्ति होती है उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। दोनों की जरूरत उसमें नहीं होती, जैसे मेंढक में होता है कायांतरण, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पहले क्या करता है, मादा जो होती है वो अंडे जो है स्तरित कर देती है, फिर नर आता है और फिर वहां पे जो है वो अंडाणु जो स्रावित करता है, ठीक है। और इसमें दोनों की उपस्थिति होनी जरूरी है, जैसे मनुष्य होता है गाय भैंस में होता है। ये डिटेल में अपन ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो वो लास्ट वाली जो क्लास है वो आप देख सकते हैं, मैराथन में दे रखी है। एक दे रखी है अपने ओपीडी पे और एक क्लास दे रखी है अपने जीजीडी पे, मैराथन।
एक ऑलमोस्ट होगी लगभग 7 घंटे की क्लास और एक लगभग 10 घंटे की क्लास है। उसमें लगभग मेरी क्लास होगी तो 2 घंटे और 2.5-3 घंटे, लगभग 4 घंटे की क्लास दोनों कंबाइन करोगे तो हो जाएगी। यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बने जीवों में केंद्रक विकसित होता है, अनुपस्थित होता है, विकसित नहीं होता, अवस दोनों। तो यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है साथियों, से बने जो जीव होते हैं उसमें केंद्रक जो है वो विकसित होता है। क्या होता है? विकसित होता है अगर आ जाए, या उपस्थित होता है आ जाए तो भी यही आंसर होता है, उपस्थित होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बने जीवों में केंद्रक उपस्थित होता है। अब एक याद और रखना, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने जीवों में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने जीवों में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बने जीव में तो केंद्रक उपस्थित होता है, विकसित होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने जीवों में जो है केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये दोनों ही अपने को याद रखने पड़ेंगे, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट साथियों इसमें रहेगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं साथियों, ये किसमें आते हैं? ये आते हैं साथियों मोनेरा में, मोनेरा जगत, मोनेरा जगत में आते हैं, ठीक है। और ये आता है साथियों यूकेरियोटिक आता है प्रोटेस्ट जगत, ठीक है। सजीवों को कितने जगत में बांटा गया? तो सजीवों को 5 जगत में बांटा गया है, प्रोस्टेट जगत, मोनेरा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जीव जंतु जगत। वो भी प्रश्न ले रखे, तो 5 जगत होते हैं, वो भी अपने को याद रखने हैं। प्रोस्टेट जगत सबसे पहले, मोनेरा जगत, फिर प्रोस्टेट जगत, फिर कवक जगत, फिर पादप जगत और लास्ट में जीव जंतु जगत। चले आगे, लिख दिया ये। सजीव के विकास में सहायक है पोषक तत्व, भोजन, पानी, उपरोक्त सभी। तो सजीव के विकास में ये सब चीजें साथियों जरूरी होती है, तभी सजीव का विकास होता है। पोषक तत्वों में सारे हो गए, क्या हो गए इसमें? विटामिन हो गए, विटामिन, खनिज, ठीक है, वसा एटसेट्रा, ये सारे इसमें शामिल होते हैं पोषक तत्वों में। तो किसी भी सजीव के विकास में ये सब चीजें होनी जरूरी है, जिसमें पोषक तत्व हो, भोजन होना जरूरी है और पानी होना जरूरी है, तभी जो है सजीव जो है वो विकास करता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसकी ग्रोथ हो पाती है। तो ये तीनों ही चीजें उसमें साथियों जो है वो जरूरी होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रजनन, वृद्धि और गति भी जरूरी होती है, ठीक है। निम्न में से क्या सजीव के जीवन चक्र से संबंधित नहीं है? निम्न में से क्या सजीव के जीवन चक्र से संबंधित नहीं है? इंपोर्टेंट है। जन्म, स्थिरता, प्रजनन या मृत्यु, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों अपना स्थिरता। स्थिरता ये इससे चक्र से संबंधित नहीं है। देखिए सजीव के जीवन चक्र, सजीव के जीवन चक्र के 5 भाग हैं। इसको आपको सीक्वेंस में याद रखना है। किससे याद रखना है? सीक्वेंस में 5 भाग है। पहला हो जाएगा साथियों जन्म, क्या हो जाएगा? जन्म। दूसरा आ जाएगा इसमें साथियों, दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा इसमें विकास, क्या आ जाएगा? विकास। तीसरा आ जाएगा साथियों इसमें प्रजनन या जनन जिसे बोलते हैं, ठीक है। चौथा आ जाएगा साथियों बुढ़ापा, आ जाएगा बुढ़ापा। और पांचवा आ जाएगा साथियों लास्ट में मृत्यु, क्या आ जाएगा? मृत्यु। तो ये सीक्वेंस में आपको याद रखना है, इसको ऐसे याद रख सकते।
बीड़ी पीने से बुढ़ापा व मृत्यु जल्दी होती है। तो बीड़ी जन्म का मतलब इंग्लिश में इसको बोर्न बोलते हैं। बोर्न मतलब पैदा होना, जन्म लेना। तो बी से बोर्न तो हो जाएगा बी। विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं साथियों, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट से आ गया डी। तो बीड़ी क्या हो जाएगा, बीड़ी। प्रजनन को याद रखना, पीने से, प्रजनन से पी से पीना। तो बीड़ी बोर्न, डेवलपमेंट से डी। तो बीड़ी पीने से बुढ़ापा व मृत्यु जल्दी होती है। ये पांचों क्रम में आपको याद रखना है। वो इससे देगा कि सजीव के जीवन चक्र से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जैसे स्थिरता दे दी तो ये नहीं है, कौन सा किस सीक्वेंस में आता है। तो सीक्वेंस में पांचों के पांचों अपने को याद रखने हैं। ठीक है, इजी है, याद हो जाएंगे आपको। कोशिकाओं के आधार पर सजीवों को कितने प्रकारों में विभाजित। कोशिकाओं के आधार पर सजीवों को साथियों अभी पहले प्रश्न कर रखे हैं, 1 2 3 या 4। तो 2 भागों में बांटा गया है। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय में मैंने आपको बता दिए हैं, अमीबा हो सकता है, इसमें अमीबा होता है, यीस्ट होता है। अमीबा ट्रिक भी बताई थी मैंने, अमीबा यीस्ट के पैर सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, पैरामीशिया होता है एक, इसमें पैरामीशिया होता है। सूक्ष्म जीव होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें स्तनधारी जीव होते हैं, मनुष्य होता है, मुर्गी इसमें शामिल होती है। ठीक है, मनुष्य, गाय, भैंस सारी इसमें शामिल होती हैं, जो इसमें शामिल रहती है। पेड़ भी इसमें आता है, मछली भी इसमें आती है, मछली इसमें आएगी। पेड़ पौधे भी इसमें आते हैं, बहुकोशिकीय में आते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे ये अपने पहले करवा रखे, तो ये भी आपको याद रखना है। चले आगे। राइटिंग थोड़ी ऐसी, लेकिन ये मैंने इसीलिए ऐसा लिखा रफ में क्योंकि ये प्रश्न पहले आ चुका है। ठीक है, सजीव कितने प्रकार के होते हैं। तो सजीव कितने प्रकार के होते हैं, देखिए सजीव को संगठन के कोशिकीय आधार पर 2 भागों में बांटा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यहाँ पे पूछते सजीव कितने प्रकार के थे, 2 3 4 या 5। तो ये 5 होते हैं जो आपको सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहला है मोनेरा जगत। कौन सा है, मोनेरा जगत। इसमें क्या होता है, इसमें होता है साथियों एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। इसके उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पर। तो इसके जो उदाहरण है साथियों, इसके उदाहरण है यहाँ पर बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल है। ठीक है, ये नीलहरित शैवाल पहला ये हो गया। अब दूसरा है प्रोस्टेट जगत, प्रोटेस्ट जगत। प्रोटेस्ट में क्या आ जाएगा, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। इसके उदाहरण में क्या आ जाएगा, इसके उदाहरण में आ जाएगा साथियों शैवाल, प्रोटोजोआ। क्या आ जाएगा, प्रोटोजोआ। तो 2 तो ये हो गए साथियों 2 तो ये हो गए बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया भी साथियों बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 तो ये हो गए। तीसरा यहाँ पर आ जाएगा कवक जगत। इसको फंगस भी बोल सकते हैं, फंगस। ठीक है, तो कवक देखिए पहला हो गया मोनेरा जगत, प्रोस्टेट जगत, और तीसरा हो जाएगा साथियों अपना कवक जगत। इसमें एक कोशिकीय,
या जटिल बहुकोशिकीय जीव इसमें शामिल होते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं साथियों? तो इसके जो उदाहरण हैं साथियों, मशरूम। क्या है? मशरूम जो होती है वो इसमें आ जाएगी, खमीर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खमीर। मशरूम, खमीर और फंगस भी वैसे इसमें शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया? फंगस एक इसमें आ जाएगा। और फफूंद। क्या आ जाएगा? फफूंद। ये हो गया तीसरा। 1 2 3 और चौथा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पादप जगत। तो पादप जगत जो है साथियों, इसमें पेड़ पौधे व फूल इसमें शामिल हो जाएगा। और पांचवा और जो अंतिम है साथियों वो है जंतु जगत। क्या हो जाएगा? जंतु जगत। क्या हो जाएगा? जंतु जगत, जिसमें पेड़ पौधे, कीड़े, मछली, स्तनधारी, उभयचर वे प्राणी होते हैं जो साथियों पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। और स्तनधारी जिसके स्तन होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, वो, ठीक है, पक्षी, ये सारे जंतु जगत इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, सरीसृप भी ले सकते हैं, सांप, जो सब इसमें आते हैं। सरीसृप जो रैंक कर चलते हैं सारे। तो सजीव कितने प्रकार के होते हैं? 5। मोनेरा जगत की परिभाषा पूछे तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिव जीव जो होते हैं उसे ही मोनेरा जगत में शामिल किया गया है। अब प्रोकैरियोटिव कोशिका क्या होती है? तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित। वे कोशिकाएं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता उसे ही साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और मोनेरा जगत हो गया। फिर दूसरा है प्रोस्टेट जगत। इसके एग्जांपल आ जाएगा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, जिसे नील हरित शैवाल को इंग्लिश में साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा है प्रोस्टेट जगत। तो इसमें है साथियों एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। इसमें प्रोकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। क्या होता है? केंद्रक उपस्थित इसमें होता है। इसमें से आपके एक प्रश्न जो है 100% इसमें से पांचों में से बनेगा। इसके एग्जांपल है शैवाल और प्रोटोजुआ। कवक जगत में जिसे फंगस भी बोलते हैं, इसमें एक कोशिकीय भी होते हैं और जटिल बहुकोशिकीय जीव भी शामिल होते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों। इसमें एक कोशिकीय है, इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों है। इसके उदाहरण है मशरूम, खमीर और फफूंद। चौथा है पादप जगत, जिसमें पादप और फल फूल आएंगे। फिर है जंतु जगत, जिसमें ये पेड़ पौधे इसमें शामिल नहीं होंगे, पेड़ पौधे ऊपर आ गए। ठीक है, ये इसमें आएंगे पादप में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान। इसमें कीड़े, मछली, स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप और ये सारे इसमें शामिल रहेंगे जो जंतु जगत में आएंगे। ठीक है, तो ये पांचों आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से साथियों बनेगा। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवधारी कहलाते हैं। देखिए, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवधारी कहलाते हैं। उसी में से ये प्रश्न बने जो अभी मैंने सारणी करवाई है। अगर ढंग से आपने पढ़ी होगी तो ये आपको याद होगा। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव साथियों क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं साथियों मोनेरा। क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा कहलाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें आपको पता है कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो इसमें केंद्रक जो है साथियों वो नहीं पाया जाता। अगर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारी होते तो इसका आंसर प्रोटेस्टा हो जाता और इसमें फिर केंद्रक उपस्थित होता। नील हरित शैवाल जो है वो किसका उदाहरण है? प्रोस्टेस्टा, कवक, मोनेरा या जंतु जगत। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और नील हरित शैवाल जिसे साइलो बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये दोनों जो है किसके उदाहरण है? तो ये दोनों ही उदाहरण साथियों मोनेरा के। नील हरित शैवाल इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, तो इसका अन्य नाम है साथियों साइलो बैक्टीरिया। क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। और ये दोनों किसके उदाहरण है? नील हरित शैवाल भी इसका ही उदाहरण है। इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया भी इसका ही उदाहरण है।
तो बैक्टीरिया पूछे, नील हरित शैवाल पूछे, साइनोबैक्टीरिया पूछे, तीनों ही मोनेरा जगत के उदाहरण है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का समूह कहलाता है। वहां पे था प्रोकैरियोटिक, अब आ गया यूकेरियोटिक, उसका था आंसर मोनेरा, तो इसका हो जाएगा साथियों प्रोटेस्टा। और उसमें क्या था, केंद्रक अनुपस्थित था। यूकेरियोटिक अगर नाम आ गया तो इसका मतलब इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक भी कैसा होता है साथियों, ये ध्यान रखना, ये विकसित होता है। कैसा होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। विकसित केंद्रक इसमें पाया जाता है। प्रोस्टेटा के अगर आपको उदाहरण पूछ ले, उसमें बैक्टीरिया था और साइनोबैक्टीरिया था, नील हरित शैवाल, इसके उदाहरण पूछ ले तो प्रोटोजोआ और शैवाल। मशरूम, खमीर एटसेट्रा इत्यादि किसके उदाहरण है, मशरूम, खमीर, और एक और ले सकते हैं यहाँ पर फफूंद भी ले सकते हैं, फफूंद भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो मशरूम, खमीर और फफूंद तीनों किसके उदाहरण है, पादप जगत, कवक जगत, जंतु जगत या मोनेरा। तो ये तीनों ही आंसर है साथियों, कवक जगत के उदाहरण है। और इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम, इस कवक जगत का अन्य नाम है साथियों फंगस, इसे फंगस भी साथियों कहते हैं, फंगस। ठीक है, तो ये याद अपने को रखना है। प्रोटोजोआ उदाहरण है, कवक जगत, मोनेरा, पादप जगत या प्रोस्टेस्टा। प्रोटेस्टा नहीं, ये तो है, ठीक है, प्रोटेस्टा। तो इसका आंसर है साथियों ये प्रोटोजोआ भी प्रोस्टेस्टा का उदाहरण है। और इसका एक अन्य उदाहरण पूछ सकते हैं, इसका अन्य उदाहरण है शैवाल। हाँ, शैवाल। तो कुछ शैवाल होते हैं और प्रोटोजोआ जो है वो प्रोस्टेस्टा के अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चले आगे। पौधे व फूल पाए जाते हैं पादप जगत में, जंतु जगत में, प्रोस्टेस्टा में या मोनेरा जगत में। इसके पीछे भी जगत है, ठीक है, प्रोस्टेस्टा जगत में, और इसका भी हो जाएगा मोनेरा जगत में। तो इसका अपने को ध्यान रखना कि पौधे और फूल किस में पाए जाते हैं, बिल्कुल इजी है, पादप जगत में। तो मैंने करवाया था, चौथे नंबर पे यही आता है, पादप जगत में ये पाए जाते हैं। उभयचर व सरीसृप उदाहरण है, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोस्टेस्टा या मोनेरा। तो ये दोनों ही उदाहरण है साथियों जंतु जगत। उभयचर स्थल और जल दोनों में ही ये रहते हैं, स्थल प्लस जल में। सरीसृप जिसमें सांप होते हैं, जो रैंक कर चलते हैं, ठीक है, सांप। तो ये सब किसके उदाहरण है, ये जंतु जगत के साथ ये उदाहरण है। उभयचर और सरीसृप दोनों ही इसके उदाहरण रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें कीड़े भी आते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो भी इसमें शामिल है। कीड़े, इसमें मछली भी आती है, क्या आती है साथियों, इसमें मछली भी आती है। उभयचर तो है लिखा हुआ, उभयचर इसमें आएगा, सरीसृप इसमें आएगा, क्या आएगा, सरीसृप भी इसमें आएगा, किसमें आएगा, जंतु जगत में। तो कीड़े, मछली, उभयचर, सरीसृप सब इसमें शामिल होते हैं। और साथ जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, स्तनधारी भी इसमें आएगा, स्तनधारी भी इसमें आएंगे। तो स्तनधारी जीव किस में आते हैं साथियों, तो वो उभयचर सरीसृप में ही शामिल होते हैं। इसके अलावा जितने भी पक्षी उड़ते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। कुल मिला के जो जीव होते हैं वो ज्यादातर इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न से आपको 2 प्रश्न एग्जाम में जरूर मिलेंगे, पशु परिसर में जंतुओं की विशेषताओं से, पशु परिचय। थैंक यू, हैव अ गुड डे।